आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी बिजनेस स्टडीज़ यूनिट 3 के टॉपिक इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन इंडिया। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में हम देखेंगे कि हमारी गवर्नमेंट जो 1991 में एक पॉलिसी लेके आई थी, एलपीजी पॉलिसी से क्या कहते हैं हम, कि उस पॉलिसी का या हमारी जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे बिजनेस और इंडस्ट्री के ऊपर। तो चलते हैं अपने लेक्चर पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन इंडिया, या कह सकते हैं आप भारत में आर्थिक पर्यावरण, कि इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, वो कैसा है। सो द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ वेरियस मैक्रो लेवल फैक्टर्स रिलेटेड टू द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या है इंडिया के अंदर, मतलब इसके अंदर बहुत सारे मैक्रो लेवल फैक्टर्स आते हैं। मैक्रो लेवल क्या होता है, वो फैक्टर्स जिनको कि हमारे बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकती, मतलब हमारा जो बिजनेस है, हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है, उनको कंट्रोल नहीं कर सकती। तो वो फैक्टर्स आते हैं, उन सभी से मिलकर क्या बनता है आपका मैक्रो लेवल फैक्टर। और ये किससे रिलेटेड होते हैं, रिलेटेड होते हैं आपके प्रोडक्शन से, आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ से, और जो कि डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं आपके बिजनेस को, आपकी इंडस्ट्रीज़ को। जिसके अंदर कौन कौन से आपके मैक्रो लेवल फैक्टर्स हैं उनको देखते हैं हम। तो सबसे पहला आपका मैक्रो लेवल फैक्टर आता है कि स्टेज ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, कि हमारी जो कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो स्टेज है, हम किस स्टेज पे हैं अभी डेवलपमेंट की। हम कह सकते हैं हम अभी डेवलपिंग नेशन है, या फिर हम डेवलप्ड नेशन, अभी हम डेवलपिंग नेशन की कैटेगरी में आते हैं। तो ये देखा जाता है कि आप किस तरह के नेशन है, अभी उसके हिसाब से ही आपका जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है वो आपकी कंट्री का होगा। इसके बाद आता है आपका द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ मिक्स इकोनॉमी, कि आपकी जो इकोनॉमी है आपकी कंट्री की, वो किस तरह की इकोनॉमी है आपकी कंट्री की। और इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के अंदर हम कौन सी इकोनॉमी को फॉलो करते हैं, मिक्स इकोनॉमी को फॉलो करते हैं। मिक्स का मतलब क्या है, हमारी कंट्री के डेवलप के लिए हमारे पब्लिक सेक्टर और प्लस हमारे प्राइवेट सेक्टर दोनों एक साथ काम करते हैं। कुछ सेक्टर्स आप देखोगे जहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट अपना रूल करती है, गवर्नमेंट उनको चला रही है कुछ उन इंडस्ट्रीज़ को, लेकिन कुछ जगह प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर दोनों रन कर रहे हैं। लाइक कि अगर आप बस ट्रांसपोर्ट की बात करें, आप टूरिज़्म की बात करें, आप हॉस्पिटल्स की बात करें, आप कह सकते हैं एजुकेशन इंडस्ट्री की बात करें। ये क्या है, हमारी इकोनॉमी कैसी एक मिक्स इकोनॉमी है जहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं। इसके बाद आता है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़, मॉनेटरी पॉलिसीज़ एंड फिस्कल पॉलिसी। तो ये भी आपके मैक्रो लेवल फैक्टर्स के अंदर आते हैं कि इन चीज़ों को कोई बिजनेस चेंज नहीं करता। क्या कोई बिजनेसमैन कभी किसी कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज कर सकता है? नहीं कर सकता। वहाँ की इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़, वहाँ की फिस्कल पॉलिसी को चेंज कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी गवर्नमेंट के हाथ में होती है, बिजनेस के हाथ में इनका कोई कंट्रोल नहीं होता। तो ये भी देखते हैं, जब हमें किसी कंट्री का इकोनॉमिक इन्वायरमेंट चेक करना होता है तो हम देखते हैं कि वहाँ का इंडस्ट्रियल कह सकते हैं या मोनेटरी या फिस्कल पॉलिसीज़ कैसी हैं। तो जब हम इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ पर ये भी मैक्रो फैक्टर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसको इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में। इसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग, लाइक 5 ईयर प्लान्स, एनुअल बजट्स एंड सो ऑन। तो हमारी कंट्री क्या करती है अपने डेवलपमेंट के लिए, स्टार्टिंग से ये 5 ईयर प्लान को फॉलो करती आई है कि 5 साल में एक टारगेट रखते हैं कि हमें इस टारगेट को 5 साल में पूरा करना है। या हर साल एक बजट पेश किया जाता है संसद में कि इस साल हम जैसे एजुकेशन के लिए कितना बजट अलॉट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए कितना बजट अलॉट कर रहे हैं कह सकते हैं, या फिर आप हेल्थ सेक्टर के लिए कितना बजट अलॉट कर रहे हैं, हमारी कंट्री के जो डिफेंस सिस्टम है उसके लिए कितना बजट अलॉट कर रहे हैं। तो ये भी इकोनॉमिक प्लानिंग है, मैक्रो फैक्टर्स है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंडस्ट्रीज लाइक नेशनल इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, रेट एंड ग्रोथ ऑफ जीएनपी मतलब पर कैपिटा इनकम, डिस्पोजल या रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये सारे फैक्टर्स भी आपकी इकोनॉमी को कह सकते हैं एक तरह से शो करते हैं कि इकोनॉमी कैसी है आपकी, कि लाइक हमारी कंट्री की नेशनल इनकम कितनी है। नेशनल इनकम ज़्यादा होगी तो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ भी ज़्यादा होगी। डिस्ट्रीब्यूशन इनकम कितनी है, अगर सभी को मतलब हर लोगों को एक बराबर अमाउंट में वेल्थ मिल रही है तो इकोनॉमी अच्छी होगी। रेट ऑफ ग्रोथ क्या है हमारी, ग्रोस नेशनल को कह सकते हैं, या आपकी जो भी इनकम है, जो भी आपकी पॉवर्टी है,
कौन सी चीज़ किस तरह बढ़ रही है, इनकम किस तरह बढ़ रही है, आपकी रेट ऑफ सेविंग किस तरह बढ़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट किस तरह बढ़ रही है, आप कितने का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितने का इंपोर्ट कर रहे हैं, आपका किस तरह बैलेंस ऑफ पेमेंट है। तो मतलब ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि दिखाते हैं कि आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसा है किसी कंट्री का। यहाँ पर हम किसके पर्सपेक्टिव से बात करें, इंडिया के। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स सच एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ एज ऑन। इसके साथ ही साथ देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी कैसी है आपकी कंट्री के अंदर, आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट स्ट्रॉन्ग है नहीं है, क्या लोगों को ईजिली बैंक लोन मिल जाता है, नहीं मिलता, अगर बैंक लोन मिलता तो हमें किस परसेंटेज पे मिल रहा है, हमारे पास मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स क्या क्या है। मतलब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं एक बुनियादी ढांचे की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी कंट्री को चलाने के लिए, तो वो आपकी कंट्री के अंदर किस तरह का है। तो ये सारे वो मैक्रो लेवल फैक्टर्स हैं जो कि कह सकते हैं हमारी कंट्री के इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को डेवलप करते हैं, उसको बनाते हैं, और इनका डायरेक्टली इफेक्ट होता है हमारे बिजनेस पर, हमारी इंडस्ट्रीज़ पर। अब इसके बाद क्या हुआ कि 1991 के बाद या 1991 के अंदर हमारी इकोनॉमी को हमारी गवर्नमेंट ने प्रॉपर ओपन कर दिया। और कौन सी पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया, पॉलिसी थी हमारी एलपीजी की पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया। तो एलपीजी का मतलब क्या था, एल स्टैंड फॉर लिबरलाइजेशन, इसका मतलब होता है उदारीकरण, पी स्टैंड फॉर प्राइवेटाइजेशन लाइक कि आपका निजीकरण, और जी स्टैंड फॉर ग्लोबलाइजेशन लाइक का भूमंडलीकरण। तो जब ये पॉलिसी को अपनाया गया तो बहुत सारी चीज़ें हमारी कंट्री के अंदर, हमारा ट्रेड, हमारा बिजनेस, हमारी इंडस्ट्रीज, बहुत कुछ चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया हमारे ओवरऑल इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर। तो हमें अब उन फैक्टर्स को देखना है कि इन तीनों वर्ड्स ने किस तरह हमारे बिजनेस को, हमारे ट्रेड को इफेक्ट किया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिबरलाइजेशन, जिसे कि आप हिंदी में उदारीकरण कहते हैं। तो अगर उदारीकरण की बात करें, द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स that were introduced were aimed at liberalizing the Indian business and industry from all unnecessary control and restrictions। इनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि इंडिया के ट्रेड को, जो ट्रेड है, जो बिजनेस है, जो इंडस्ट्रीज हैं, उनके अंदर से जो भी ऑल अननेसेसरी कंट्रोल्स थे गवर्नमेंट के या अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस थी गवर्नमेंट की, उन सभी रेस्ट्रिक्शंस को, उन सभी कंट्रोल को हटा देना। जब आप किसी चीज़ को फ्री कर देते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे, उसका यूज़ कर पाएंगे, उसमें इन्वेस्ट करेंगे, उसको खुद करने की कोशिश करेंगे, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर कुछ स्टेप्स उठाए, कह सकते हैं, जो अननेसेसरी कंट्रोल्स थे और रेस्ट्रिक्शंस थे उनको हटाने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप उठाया गया आपके लिबरलाइजेशन में या उदारीकरण के अंदर कि एबॉलिशिंग लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट इन द मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट अ शॉर्ट लिस्ट। तो 1991 से पहले क्या था कि हमारी कंट्री के ऑलमोस्ट जितने ही बिजनेस इंडस्ट्रीज थी, हर किसी को स्टार्ट करने के लिए आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट हुआ करती। आपको गवर्नमेंट से कह सकते हैं एक लाइसेंस मांगना पड़ता था उस उद्योग को, उस बिज़नेस को, उस इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम सिर्फ कह सकते हैं, इंडिया ने यहाँ पर क्या करा था, ओनली 6 इंडस्ट्रीज़, गवर्नमेंट ने सिर्फ 6 इंडस्ट्रीज़ को अपने पास सेफ रखा और जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी उन सभी के लाइसेंस को हटा दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया। उन्होंने बोल दिया गया कि अब इनको स्टार्ट करने के लिए किसी भी तरह के लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब प्राइवेट सेक्टर्स के जो भी कर सकते हैं पर्सनस हैं, एंटरप्रेन्योर्स थे या जो भी बिजनेसमैन थे, उन्हें इन्वाइट किया गया कि वो आएँ और इन सेक्टर्स के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करें, अपने बिजनेस को, इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करें। तो पहला पॉइंट क्या था कि जो भी अननेसेसरी लाइसेंस थे उनको एबॉलिश कर दिया गया, एक्सेप्ट 6 इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट आपका फ्रीडम इन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, नो वन रेस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। तो इससे पहले क्या था कि बिजनेस को एक्सपेंड करने की भी एक लिमिट लगा रखी थी हमारी गवर्नमेंट ने कि आप अपने बिजनेस से, हो सकता है वो लिमिट हो यूनिट के ऊपर, हो सकता है वो रेस्ट्रिक्शंस हो जोग्राफिकल एरिया के ऊपर। मतलब ऐसी बहुत सारी यूनिट्स, रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे हमारी गवर्नमेंट ने उन बिज़नेस के ऊपर। तो उन बिज़नेस से क्या किया गया कि अब उनको ओपन कर दिया गया कि अब आपके ऊपर ना तो एक्सपेंशन के ऊपर कोई लिमिट है और ना ही आपके कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर लिमिट है। आप जिस तरह चाहो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो और उसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बिजनेसमैन से एक तरह से फ्रीडम मिल गई थी, फ्री हो गए थे कि वो जिस तरह चाहें अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते थे ओवरऑल इंडिया या वर्ल्ड वाइड।
नेक्स्ट आपका रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इससे पहले क्या था कि आप एक जगह से दूसरी जगह तक गुड्स को लेके नहीं जा सकते थे, या अपने सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक फिक्स दायरा कर रखा था, जैसे आपका इंडिया का पार्ट है ये, तो हो सकता है इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दे, तो कह दे इस एरिया का जो ट्रेडर है वो सिर्फ इसी एरिया के अंदर अपनी सर्विस को प्रोवाइड करेगा, इस एरिया का जो ट्रेडर है सिर्फ यहाँ अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा, यहाँ अपने गुड्स को सेल करेगा। ये इंडिया से बाहर आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, इंडिया के बाहर से आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। मतलब जो मूवमेंट थी गुड्स एंड सर्विसेज की, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस था, तो उस रेस्ट्रिक्शंस को भी हटा दिया गया आपके लिबरलाइजेशन के अंदर। इसके बाद आता है कि फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब आप खुद बताइए कि अगर आप कोई बिजनेसमैन है, आप कोई इंडस्ट्रिस्ट है, तो आप किस कंडीशन में खुश रहेंगे कि प्रोडक्ट आपका हो और उसकी प्राइस वैल्यू गवर्नमेंट डिसाइड करे, या प्रोडक्ट भी आपका उसकी वैल्यू भी आप ही फिक्स करें। तो इससे पहले क्या था हमारा 1991 से पहले कि प्रोडक्ट के प्राइस को, गुड्स की कह सकते जो सर्विसेज के प्राइस को गवर्नमेंट फिक्स किया करती, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, उनको फ्री कर दिया गया, फ्रीडम दे दी गई कि आप अब अपने गुड्स और सर्विसेज के प्राइस अपनी मर्जी से तय कर सकते हैं। तो ये भी किया गया आपके उदारीकरण या लिबरलाइजेशन के अंदर। इसके बाद आया रिडक्शन इन टैक्स रेट्स एंड लिफ्टिंग द अननेसेसरी कंट्रोल्स ओवर द इकोनॉमी। अब बहुत ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं फाइनेंशियल हेल्प सपोर्ट किया गया हमारे प्राइवेट सेक्टर को, कि अगर आप इंडस्ट्रीज में आकर इन्वेस्ट करते हैं, अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करते हैं, तो आपका जो टैक्स रेट है वो रिड्यूस हो जाएगा, उसको कम कर दिया जाएगा। मतलब आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी लेकिन आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। तो ये क्यों किया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाए इकोनॉमिक जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर। नेक्स्ट है सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर्स फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स, तो हमारा जो एक्सपोर्ट था और जो इंपोर्ट था उसके प्रोसीजर को सिंपल किया गया, जिसके थ्रू कि कोई बिजनेसमैन है, कोई भी इंडस्ट्रीज है, कह सकते हैं टेक्नोलॉजीज को इंपोर्ट कर सके, या अपने सरप्लस गुड्स को या अपने गुड्स को दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर सके। तो उसके प्रोसेस को सिंपल बनाया गया, डॉक्यूमेंटेशन को कम कर दिया गया, ये सब चीज़ें। लास्ट है मेकिंग इज ईजियर टू अटेन फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। और इसके साथ ही साथ कि फॉरेन कैपिटल को इंडिया में लाना और टेक्नोलॉजी को भी इंडिया के लेकर अंदर आना, इस प्रोसेस को भी इजी बना दिया गया कि आप इजीली किसी भी कंट्री से वहाँ की टेक्नोलॉजी को अपनी कंट्री में ला सकते हैं। तो ये थे कुछ इफ़ेक्ट जो कि आपके लिबरलाइजेशन के थे। अब इसके बाद आता है आपका प्राइवेटाइजेशन, जिसे कि आप निजीकरण कहते हैं। निजीकरण का मतलब क्या था कि काफ़ी सारे सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर देना। द न्यू सेट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एम एट गिविंग ग्रेटर रोल टू द private sector in the nation building process and reduce role the private sector public sector। उसका मेन फोकस क्या था कि हम क्या करें, जो प्राइवेट सेक्टर का रोल होता है नेशन को बनाने के लिए उसको बढ़ाना, और साथ ही साथ जो आपके पब्लिक सेक्टर्स थे, कैसे कह सकते हैं आप गवर्नमेंट सेक्टर थे, उनके रोल को घटाना। टू अचीव दिस द गवर्नमेंट रीडिफाइन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर्स इन द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, जो 1991 के अंदर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी उसके अंदर उन्होंने अमेंड किया, उसको रीडिफाइन किया उस पॉलिसी को, और उस पॉलिसी के अंदर पब्लिक सेक्टर्स के रोल को भी दोबारा से डिफाइन किया गया। अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ प्लान्ड डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर। और यहाँ पर क्या गया, जो भी पब्लिक सेक्टर था धीरे धीरे वो जितने भी सेक्टर्स में इंडस्ट्रीज में काम कर रहा था वहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट को कह सकते हैं हटाने लगा, और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर को इनवाइट करने लगा। अब यहाँ पर आप अगर देखेंगे डिस इन्वेस्टमेंट की बात करी गई है, गवर्नमेंट ने क्या करा, प्लान करा डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर। तब डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, सो अगर हम डिस इन्वेस्टमेंट की बात करें तो डिस इन्वेस्टमेंट यूज्ड हियर मीन्स ट्रांसफर इन द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज टू द प्राइवेट सेक्टर। मतलब ये था इसका कि जिन सेक्टर्स में अभी तक सिर्फ पब्लिक सेक्टर काम कर रहे थे, उन सेक्टर्स को, उन एंटरप्राइजेस को प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफ़र करना। इट रिजल्ट्स इन डिल्यूशन द स्टेक ऑफ द गवर्नमेंट इन द पब्लिक एंटरप्राइजेस। इफ देयर इज अ डिल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ओनरशिप बियॉन्ड 51%, it would result in transfer the ownership and management to enterprises to the public sector। तो यहाँ पर क्या कर रही थी, उसकी जो ओनरशिप थी कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट ट्रांसफ़र कर रही थी पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। और अगर किसी कह सकते हैं एंटरप्राइज की, किसी बिजनेस यूनिट की जो ओनरशिप होती है
51% से ज़्यादा हमारी गवर्नमेंट के पास है, तब तो उसके पास किसका कंट्रोल रहेगा, हमारी गवर्नमेंट का। और अगर 51% या इससे ज़्यादा की ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर परचेज कर लेता है तो उसके ऊपर या उसके मैनेजमेंट के ऊपर किसका कंट्रोल आ जाता है, आपके प्राइवेट सेक्टर का। अब इसके बाद हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन, इसके अंदर क्या हुआ जिसे कि हम भूमंडलीकरण कहते हैं। तो अगर ग्लोबलाइजेशन की बात करें होता क्या है, तो ग्लोबलाइजेशन मीन्स द इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड की बहुत सारी इकोनॉमी को आपस में एक साथ जोड़ना, क्या कहलाता है आपका, ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। Globalizations involve an increased level of interaction and interdependence among the various nations of global economy। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा एक दूसरी कंट्रीज़ के साथ इंटरेक्शन करते हैं, उनके ऊपर इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं। अब हो सकता है इंडिया के अंदर कह सकते हैं हम राइस की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है तो हम राइस को प्रोड्यूस करेंगे, और हो सकता है अगर हम बात करें श्रीलंका की, पाकिस्तान की, नेपाल की, वहाँ पर गेहूँ का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, तो हम राइस का प्रोडक्शन करेंगे, वो गेहूं का प्रोडक्शन करेंगे, बाद में उन चीज़ों को हम आपस में इंटरचेंज कर लेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन में यही हुआ कि हमारा एक दूसरी कंट्री के साथ इंटरेक्शन बढ़ा और एक दूसरे के साथ हमारा इंटरडिपेंडेंस भी बढ़ गया। नेक्स्ट आपका फिजिकल ज्योग्राफीज गैप और पॉलिटिकल बाउंड्रीज नो लॉन्गर रिमेन बैरियर फॉर अ बिजनेस एंटरप्राइजेस टू सर्व अ सर्विस या सर्व अ कस्टमर इन द डिस्टेंट ज्योग्राफिकल मार्केट। अब कह सकते हैं आपका ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ कि अभी तक बिजनेस की एक बाउंड्री हुआ करती, एक लिमिट हुआ करती कि आप सिर्फ इंडिया के अंदर रहकर बिजनेस कर सकते हैं, आप सिर्फ एक स्टेट के अंदर रहकर बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपको दूसरी कंट्री में बिजनेस करना है तो आप कह सकते हैं रेस्ट्रिक्शंस हुआ करते हैं आपके ऊपर, या बहुत लंबी चौड़ी प्रोसीजर पॉलिसीज हुआ करती वहाँ पर बिजनेस करने के लिए। लेकिन यहाँ पर उन सभी कह सकते हैं रेस्ट्रिक्शंस को, बाउंड्रीज को हटा दिया गया और अब कोई भी फिजिकल बाउंड्री नहीं बची थी हमारे एंटरप्राइजेस के लिए। अब वो चाहे जिस कंट्री में चाहे अपनी सर्विसेज को, अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते थे। अब हम देखेंगे कि द ब्रॉड फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़, कि आपकी 1991 के अंदर जो पॉलिसी आई उसके क्या फीचर्स थे, या उसी को हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी उसी को कहते हैं हम। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया इसके अंदर, गवर्नमेंट रिड्यूस द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज अंडर कंपल्सरी लाइसेंसिंग टू 6। मतलब इससे पहले हमारी गवर्नमेंट के पास मैक्सिमम इंडस्ट्रीज को स्टार्ट करने के लिए उनके लाइसेंस चाहिए थे आपको, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या करा, सिर्फ 6 इंडस्ट्रीज़ को अपने पास रिजर्व रखा और जितनी भी अदर इंडस्ट्रीज़ थी उन सभी से लाइसेंस को हटा दिया गया। पहला फीचर मतलब रिडक्शन द लाइसेंस ऑफ ऑलमोस्ट द इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट 6। दूसरा है मैनी ऑफ द इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर अंडर द अर्लियर पॉलिसी वर डी रिजर्व। द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वॉज लिमिटेड ओनली इन द इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पर क्या किया गया, इससे पहले मैक्सिमम इंडस्ट्रीज़ को हमारे पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व किया गया था। तो यहाँ पर क्या किया गया, जो उनका रिजर्वेशन था उस रिजर्वेशन को हटा दिया गया कि अब उन इंडस्ट्रीज़ के अंदर पब्लिक सेक्टर भी कह सकते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी आकर इन्वेस्ट कर सकता है। यहाँ पर सिर्फ कह सकते हैं 4 इंडस्ट्रीज़ को सेफ रखा गया, उनका रिजर्वेशन रखा गया कि उन सिर्फ 4 इंडस्ट्रीज़ के अंदर आपकी गवर्नमेंट काम करेगी और जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर प्राइवेट सेक्टर्स आकर, प्राइवेट एंटरप्राइजेज आकर अपने बिजनेस को कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका डिस इन्वेस्टमेंट वॉज कैरिड आउट, मतलब डिस इन्वेस्टमेंट किया गया। डिस इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब बताया था मैंने आपको, कि जहाँ पर पब्लिक सेक्टर काम किया करती वहाँ पर पब्लिक सेक्टर ने प्राइवेट सेक्टर को इन्वाइट किया, तो ये इसका रोल था। नेक्स्ट है पॉलिसी टूवर्ड्स फॉरेन कैपिटल वाज लिबरलाइज्ड। तो इससे पहले आप दूसरी कंट्रीज से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकते थे, मतलब कोई दूसरी कंट्री का पर्सन हमारी कंट्री में आकर 100% ऑनरशिप के साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता था। लेकिन इस पॉलिसी के अंदर कह सकते हैं जो भी 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब कोई भी दूसरी कंट्री से आकर हमारी कंट्री में 100% इन्वेस्टमेंट कर कर अपना खुद का बिजनेस स्टैब्लिश कर सकता था। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक परमिशन वाज नाउ ग्रांटेड फॉर द टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट विद फॉरेन कंट्रीज या फॉरेन कंपनीज। अब क्या होता है, जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए आपको टेक्नोलॉजीज़ की नीड होती है। तो इससे पहले क्या हुआ करता कि अगर आपको कोई टेक्नोलॉजीज इंपोर्ट करनी है दूसरी कंट्री से तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ा करती। इस पॉलिसी के अंदर क्या किया गया, अब उसको ऑटोमेटिक परमिशन दे दी गई कि अगर आपको कोई टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट करना है किसी फॉरेन कंपनीज के साथ, आपको कोई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी है तो उसके लिए आपको पहले से ही परमिशन दे दी गई थी, उसके लिए आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी गवर्नमेंट से परमिशन लेने की।
नेक्स्ट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड FIPB वाज सेट अप टू प्रमोट एंड चैनलाइज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। अब एक ऐसी बॉडी को बनाया गया जिसका नाम क्या था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंडिया के अंदर प्रमोट करना, चैनलाइज करना, उनकी हेल्प करना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करना। तो इस बोर्ड को बनाया गया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज, कि जो भी हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज थी उन्होंने किस तरह चेंज किया हमारे बिजनेस और इंडस्ट्रीज को, जब हमारी ये कह सकते हैं 1991 की न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी कंट्री में आई। तो सबसे पहला है इंक्रीज कंपटीशन। कंपटीशन क्या, अभी तक क्या था कि हमारी कंट्री के अंदर फॉरेन जो फर्म्स थी वो एंटर नहीं हो पाया करती, या कह सकते हैं हमारी कंट्री की जो फर्म्स थी वो दूसरी कंट्री में नहीं जा पाया करती। अब यहाँ पर हमारे इकोनॉमिक लेवल को ओपन कर दिया गया, कोई भी आकर वहाँ पर अपनी सर्विसेज, अपने गुड्स को सेल कर सकता था। तो कह सकते हैं कस्टमर तो लिमिटेड है लेकिन सेलर्स ज़्यादा हो गए। तो वहाँ पर क्या हुआ, आपका कंपटीशन बढ़ने लगा प्रोडक्ट्स का। दूसरा, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। नाउ कस्टमर्स आर मूव more aware then they keep maximum information of the marketing as the result of now which market is customer और buyer oriented। तो इससे पहले क्या हुआ करता मार्केट में कि जब आपके पास एक ही सेलर हुआ करता तो कुछ भी प्रोडक्ट बनाए पब्लिक उसी को, कस्टमर उसी को परचेज करती थी। लेकिन अब बहुत सारे बायर्स आ गए, बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ गई, आपके सब्स्टिट्यूट आ गए मार्केट में। तो वहाँ पर अब जो कस्टमर की डिमांड थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी, क्योंकि अब उसके पास ये नहीं है कि उसको सिर्फ एक ही सेलर से प्रोडक्ट को परचेज करना है, अब उसके पास बहुत सारे सेलर, उसको चूज़ करना है कि किस सेलर से प्रोडक्ट को परचेज करे। तो इससे पहले क्या हुआ करता, जो बिजनेस रहा करता वो अपने प्रोडक्ट को बनाकर फिर बेचने की बात क्या करता, लेकिन अब यहाँ मतलब वो पहले फोकस क्या करता अपने सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर। लेकिन यहाँ से पूरी मेंटलिटी बदल गई हमारे बिजनेस की। अब यहाँ से हमारा जो बिजनेस हो गया था कस्टमर या बायर ओरिएंटेड हो गया था। मतलब अब यहाँ पर बिजनेस देखने लग गए थे कि हमारे बायर को क्या चाहिए, उसके हिसाब से ही प्रोडक्ट को बनाया जा सके। तो ये था आपका मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। मतलब जब प्रोडक्ट मार्केट में बढ़े तो हमारे कस्टमर्स की डिमांड भी अब बढ़ने लगी, उनको जो अच्छी डिमांड, उनकी डिमांड को पूरी करेगा वो उसी के प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। नेक्स्ट है रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अब जब आपसे बात करी गई कि दूसरी कंट्रीज़ के साथ आपका जो भी टेक्निकल आपका एग्रीमेंट होता है उसके लाइसेंस को हटा दिया गया, आपको फ्रीडम दे दी गई कि आप किसी भी दूसरी कंट्री से टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट कर सकते हैं, दूसरी कंट्रीज़ के साथ टेक्नोलॉजिकल कोई भी एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ, जब आपको एक तरह से ओपन कर दिया गया कि आप किसी भी कंट्री से टेक्नोलॉजी को मंगा सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, उनके साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट था वो इम्प्रूव होने लगा। इंडस्ट्रीज़ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स का यूज़ होने लगा, आपकी कॉस्टिंग धीरे धीरे कम होने लगी। और ये किस चीज़ को कह सकते हैं, इन्होंने कह सकते हैं मुश्किल पैदा करी, ये था आपका स्टफस्ट चैलेंज, जो कि आपकी स्मॉल फर्म्स थी। अभी छोटी कंपनी है वो तो इंडस्ट्रीज़ को कह सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ के लिए टेक्नोलॉजी को दूसरी कंट्री से इंपोर्ट नहीं कर पा रही थी, तो उनकी कॉस्टिंग तो उतनी ही पड़ रही थी। लेकिन जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी, टॉप इंडस्ट्रीज़ थी, वो हर काम के लिए अब धीरे धीरे कह सकते हैं लेबर की जगह वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लग गई थी। तो बहुत ज़्यादा तेज़ी देखी गई हमारे टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंदर। नेक्स्ट है नेसेसरी फॉर चेंज। आफ्टर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी द मार्केट फोकसेस डिमांड एंड सप्लाई आर चेंजिंग एट वेरी फास्ट रेट। Changing in the various components of business environment has made it necessary for the business firms to modify their policies and operations from time to time। अब देखा गया कि जब आपके पास बहुत सारे सप्लायर हैं, कस्टमर फिक्स हैं, तो कहीं ना कहीं अब आपकी जो कस्टमर्स की डिमांड थी वो बढ़ने लगी। जब डिमांड बढ़ने लगी तो अब जो मार्केट थी, हमारी जो बिजनेस पॉलिसीज थी, वो देखने लगी कि हमारी कितनी डिमांड है हमारे पास और कितनी सप्लाई है। अब कोई भी इंडस्ट्री सबसे पहले यही देखेगी कितनी डिमांड है मार्केट में, उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करेगी। वो देख रही थी कि किस किस तरह की नीड हमारे कस्टमर्स को हो रही है, उसके हिसाब से टाइम टू टाइम वो अपनी पॉलिसीज़ को, अपने ऑपरेशंस को चेंज कर रही थी। मतलब हर किसी को अपने आप को चेंज करना पड़ा, क्योंकि जब आपका कह सकते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ही चेंज हो गया कंट्री का, तो हर कहीं ना कहीं जो बिजनेस थे उन सभी को अपने ऑपरेशंस, अपनी पॉलिसीज़ को मॉडिफाई करना पड़ा उस इन्वायरमेंट के अंदर स्टे करने के लिए। नेक्स्ट है नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। अब जब बात करते हैं हम
कंपटीशन बढ़ रहा है, दूसरी कंट्रीज़ के प्रोडक्ट के साथ हमें कंपटीशन करना है, दूसरी कंट्रीज़ के साथ हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए, वहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स चाहिए जो उस कंडीशन में उस मार्केट को कॉम्पीट कर सके, अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को कंटिन्यू इंक्रीज़ कर सके, अपनी वैल्यू को बढ़ा सके। तो नेक्स्ट था मार्केट ओरिएंटेशन। तो इससे पहले हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहा करता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो यूज़ क्या करते सेलिंग कॉन्सेप्ट का, जो कि फेमस था। इसमें बात क्या करते कि आप प्रोडक्ट कुछ भी बना लो, तो उनका मेन फोकस रहा करता कि हम उस प्रोडक्ट को किस तरह की सेलिंग टेक्निक्स का यूज़ कर सेल करेंगे, चाहे आपके गुड्स हैं चाहे सर्विसेज हैं। वो कभी भी कस्टमर्स के सेटिस्फेक्शन की बात नहीं करते थे। उनका मेन ऑब्जेक्टिव रहता था गुड्स को बनाओ और मार्केट में डायरेक्टली सेल करो अपने मार्केटिंग या सेलिंग कॉन्सेप्ट का यूज़ कर। लेकिन इसके बाद आपका एक टोटल चेंज हुआ, क्योंकि जब आप कस्टमर्स के पास अब सब्स्टिट्यूट आ गए, ऑप्शंस आ गए, तो कहीं ना कहीं हमारी जो बिजनेस यूनिट थी, इनका जो सेलिंग कॉन्सेप्ट था वो चेंज हो गया। वो चेंज कैसे हुआ, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से। मार्केटिंग में क्या होता है कि हम प्रोडक्ट को कस्टमर की नीड के हिसाब से, उसकी डिमांड के हिसाब से ही बनाते हैं। उसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए, किस प्राइस पर चाहिए, आफ्टर सेल सर्विसेज देकर किस तरह उस कस्टमर को अपने साथ लॉयल रख सकें। मतलब यहाँ पर अब टोटली फोकस होने लगा हमारे कस्टमर के ऊपर। इससे पहले हम कैसे फोकस रहा करता, हमारा सिर्फ फोकस रहा करता सेलिंग के ऊपर कि कुछ भी बनाओ, आप उसकी सेलिंग की सही टेक्निक का यूज़ कर उसको बेच दो। लेकिन अब जब कस्टमर के पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं एक ही चॉइस के, जैसे आप कह सकते हैं आपके फ़ोन्स हैं। अब पहले कोई एक फ़ोन रहा हो तो हर कोई उसी को परचेज़ करेगा, लेकिन आज के टाइम पे आपके पास एन नंबर ऑफ़ कंपनीज मार्केट में अवेलेबल है फ़ोन्स की। तो अब मार्केट में वही चलेगा जो आपको अच्छे फीचर, राइट प्राइस और अच्छी सर्विस प्रोवाइड करे। तो मार्केट ओरिएंटेशन भी यहाँ पर बदल गया। पहले हम सेलिंग कॉन्सेप्ट का यूज़ किया करते, जहाँ पर सिर्फ आप प्रोडक्ट को बेचने की बात करते थे, और अब उसके बाद टोटली चेंज हो गया, आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आ गया और वो फोकस करता था कि हम गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन किस तरह करें जिसके के थ्रू कस्टमर्स की नीड को पूरा कर सकें। नेक्स्ट, रिडक्शन इन द बजटरी सपोर्ट टू public sector. The budgetary support given by the government to the public sector is reducing, thus the public sector has to survive and grow by the utilizing their own resources. अब कह सकते हैं जो पब्लिक सेक्टर थे उनके अंदर गवर्नमेंट ने अपना जो सपोर्ट था, फाइनेंशियल सपोर्ट की बात कर रहे हैं हम, धीरे धीरे उस फाइनेंशियल सपोर्ट को देना बंद कर दिया। मतलब कह सकते हैं बहुत सारी यूनिट्स को इस्टेब्लिश तो गवर्नमेंट नहीं करा है, लेकिन अब उसके लिए कोई एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट हमारी गवर्नमेंट नहीं कर रही थी। उस सपोर्ट को धीरे धीरे घटा रही थी, उसके बजट को कम कर रही थी। उन्होंने एक इंडस्ट्रीज़ को सेटअप कर दिया, ओपन कर दिया। अब वो उस इंडस्ट्रीज़ की, उस कह सकते हैं इस यूनिट की जिम्मेदारी थी कि वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाए, अपना प्रॉफिट को अर्न करे और खुद ही अपने आप को सर्वाइव करे। तो यहाँ क्या किया गया कि जो भी उनका बजट हुआ करता सपोर्ट करने का पब्लिक सेक्टर्स को, उस बजट को धीरे धीरे कम किया गया। तो ये कुछ चेंजेस थे आपके जो कि 1991 की आपके इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के बाद हमारे बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ पर देखे गए थे। तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। और अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आपके MCQ के साथ। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद स्कोर मैक्स।